एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और अच्छे से पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे और जो भी एग्जाम है उनमें अच्छे से आपकी कोशिश होगी कि उन्हीं चीज़ों को हम मेमोराइज करें जिन चीज़ों का एजुकेशन से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा लेना देना है और आपके लिए बहुत ज़्यादा वो फायदेमंद है। इन्हीं तथ्यों पर हम लोग पर डे बात कर रहे हैं और इन्हीं तथ्यों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामों में बहुत ज़्यादा मालूम किए जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने 1 या 2 दिन पहले कोयले से रिलेटेड बातें करी थी, जो हमारे भारत में RETP एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्था थी जिसकी मेंबरशिप लेने के लिए भारत के द्वारा भी आपकी एक तरीके से कोशिश की जा रही है। तो उस वाले टॉपिक में हम लोगों ने बातें करी होंगी कि कुछ हमने आपको कोयले के बारे में बताया होगा और कोयले की कुछ खानें जैसे रानीगंज पश्चिम बंगाल में पड़ती है, या जैसे झरिया नामक खान जो है वो झारखंड में पड़ती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी एग्जाम में मांगे किए गए। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि जिन भी टॉपिकों पर हम बात करें केवल आप उन्हीं टॉपिकों पर फोकस करें, बाकी किसी भी इधर उधर के टॉपिकों से कोई भी लेना देना आपका नहीं होना चाहिए। तो कृपया करके उन्हीं टॉपिकों पर आप लगातार ध्यान लगाते रहें, उन्हीं टॉपिकों को आप पढ़ते रहें लगातार और उन्हीं से आने वाली क्वेश्चन है इस बात की आपको सियोरिटी मिल ही जाएगी। आप प्रीवियस एग्जाम देख भी रहे हो, आने वाले एग्जाम भी आप लोग देखोगे, तो लगातार उन्हीं टॉपिकों को आप लोग फोकस करें और उनकी पढ़ाई करें। मेन चीज होता है कि आप अखबार को कैसे पढ़ रहे हैं और अखबार से रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस होती है उससे जीएस कैसे बन जाती है। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम चर्चा में आया तो हमने पूरा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पर बातें कर ली, बन जाएगी जीएस। जैसे करके आपकी ऊर्जा को लेकर एक टॉपिक आपकी उठा तो हमने ऊर्जा को लेकर व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक स्रोतों पर और कोयले से रिलेटेड बातें करी, बन गई जीएस। जैसे करके हम लोगों ने आपके हमारी पिछले समय में मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अन्य निर्वाचन आयुक्त थे, इनकी नियुक्ति को लेकर आपकी हमारी विवाद था। तो इनकी इसके बहाने हम लोगों ने जो निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, उसको लेकर हम बातें कर ले, बन गई जीएस। तो जीएस बनने का कोई आपकी हमारी मेथड एक ये है कि आपकी जो भी टॉपिक जनरल अवेयरनेस में आप उन्हीं टॉपिकों पर फोकस करें। एक बार करके तो हम सब लोग आपकी कोशिश तो करें, पढ़ाई तो करें, इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड आपकी जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं से एक भी क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप कोशिश तो करें, ऐसे नहीं है कि एक लाइन की खबर आपने पढ़ ली कि हाल ही में ये हुआ और आगे चले, ऐसे नहीं आता। तो कृपया करके आप इन्हीं टॉपिकों पर पढ़ें और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके पहुंचाएं। सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करा करें। और इस चैनल पर जो भी कुछ मैं आप लोगों को आपकी बातें बता रहा हूँ उससे रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग आपके पढ़ते हैं, तो कृपया करके उन्हीं टॉपिकों पर फोकस करें। आज की क्लास में हम बड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातें करने वाले हैं, जो भी दिसंबर माह में जो भी कुछ आपकी खबरें आई हैं उन दिसंबर माह की करंट अफेयर से रिलेटेड हम लोग आपकी हमारी खबरों पर बातें करने वाले हैं। तो दिसंबर माह की जो करंट अफेयर्स होगी, जो समसामयिकी होगी, उससे रिलेटेड हम लोग आपके हमारे मुद्दों पर बातें करने वाले हैं। तो उन्हीं आप मुद्दों को बड़े ध्यान से मुझे सुने और उनसे किस प्रकार आपकी जीएस बन सकती है, आप उस वाली जीएस को एक बार आप पढ़ें। देखो, सबसे पहली एक खबर पर हम लोग बात करते हैं, अभी हाल ही में हमारे भारत में, है ना, सबसे पहली एक खबर पर हम बात करते हैं। अभी हाल ही में अगर हम बात करेंगे तो भारत में एक अधिकारी होता है और उसको आपकी बोला जाता है आपकी रजिस्ट्रार जनरल। रजिस्ट्रार जनरल बोला जाता है, हिंदी में इसको कहते हैं आपकी महापंजीयन अधिकारी। महापंजीयन अधिकारी इसको हिंदी में बोला जाता है ना। इसके द्वारा एक रिपोर्ट आपकी हमारी प्रस्तुत की गई है, एक रिपोर्ट आपकी हमारी प्रस्तुत की गई है, नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, है ना। इसके द्वारा एक रिपोर्ट अभी आपकी प्रस्तुत की गई है और इस वाली रिपोर्ट का नाम है नमूना पंजीकरण। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट आपकी इसके द्वारा एक प्रस्तुत की गई है, नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, है ना, प्रणाली रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का आपकी इन्होंने खुलासा करा है, उन तथ्यों को बड़े ध्यान से आप लिखें, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं और यहाँ से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, है ना। पहली बात तो आपको ये पता हो कि रजिस्ट्रार जनरल, देखो रजिस्ट्रार जनरल या महापंजीयन अधिकारी वही आपकी हमारी अधिकारी होता है हमारे भारत में जिस अधिकारी के मार्गदर्शन में, है ना, इसी अधिकारी के मार्गदर्शन में हमारे भारत में जनगणना को किया जाता है। जनगणना को इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं।
जनगणना आपको पता होगा ना, हमारे भारत में अभी तक टोटल मिलाकर 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं और लास्ट जो अंतिम आपकी सेंसस हुआ था, लास्ट सेंसस हुआ है वो 2011 ईस्वी में हुई थी। तो उसी जनगणना को जो हमारे भारत में कराया जाता है, उस कराने वाला जो अधिकारी होता है उसको महापंजीयक अधिकारी या रजिस्ट्रार जनरल बोला जाता है। इस रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है और उस वाली रिपोर्ट का नाम क्या रखा गया है, नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट इसका नाम रखा गया है। इस रिपोर्ट में कुछ बातें आपकी हमारी ओपनली बताई गई हैं, उन बातों को आप लोग बड़े ध्यान से मेमोराइज कर लें और लिखें। और इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें बता रहा हूं, इसमें रिपोर्ट में दिया गया है मात्र मृत्यु दर। मात्र मृत्यु दर के बारे में आपकी इसमें खुलासा किया गया है। देखो मात्र मृत्यु दर का होता मतलब क्या है, देखो अगर अगर हम बात करेंगे WHO के आंकड़ों के अनुसार, मैं कितनी बार आप लोगों से बता चुका हूं कि जब कभी भी हेल्थ के सेक्टर की जिक्र होती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र का जिक्र होता है, तो वहां हमेशा विश्व स्वास्थ्य संगठन या जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर जाना करें। कई सारी वीडियो में हमने जिक्र कर चुके हैं। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल को स्थापना होने के कारण हमारे भारत में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में हेल्थ के सेक्टर को कंट्रोल करती है, उसमें निगरानी करती है और उससे संबंधित आंकड़े इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। देखो WHO के द्वारा एक ये कहा गया है, यहां इस परिभाषा को आप लिख लेना, इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो गर्भ अवस्था के दौरान, जो गर्भ अवस्था होती है इसके दौरान, है ना, अगर कोई महिला गर्भवती है तो गर्भ अवस्था के दौरान और बच्चे को जन्म देने के 42 दिनों तक, यानी कि जैसे अगर कोई महिला गर्भवती थी तो 9 माह का पीरियड होगा, उन 9 माह के बाद जैसे अगर उसने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे को जन्म देने के 42 दिनों तक, और जब से वो गर्भवती हुई थी तब से लगाकर, है ना, जब से वो गर्भवती हुई है जब से लगाकर और जन्म देने के 42 दिनों तक, अगर किसी महिला की मृत्यु होती है तो इस वाली मृत्यु दर को क्या बोला जाता है, आपका मात्र मृत्यु दर का। ये WHO के आंकड़े, बड़े ध्यान से आप लिख लें, परिभाषा आपकी समझ में आई गई होगी। यानी कि अगर कोई भी महिला है वो प्रेग्नेंट है और अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, या तो प्रेगनेंसी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, या जिस समय उसने बच्चे को जन्म दिया उस समय उसकी डेथ हो जाती है, या फिर बच्चे के जन्म देने के 42 दिनों तक अगर उसकी मृत्यु होती है तो उस वाली मृत्यु दर को क्या बोला जाता है हमारे भारत में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसको मात्र मृत्यु दर कहा। तो मात्र मृत्यु दर का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के आफ्टर 42 डेज, 42 दिनों की अवधि तक किसी भी महिला की मृत्यु आपकी होना क्या कहलाता है आपके भाई, मात्र मृत्यु दर कहलाता है। अब मात्र मृत्यु दर के रूप में अगर हम बात करेंगे तो मात्र मृत्यु दर जो है इसके आंकड़े हमारे भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय, है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय के दौर में रजिस्ट्रार, है ना, जो हम लोगों ने अभी नाम लिखा था आपके रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा इसके आंकड़े दिए गए। तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो स्वास्थ्य मंत्री आपको पता ही होगा, मनसुख मांडविया इस समय भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। और सबसे पहले भारत के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे आपकी गजनफर अली खान, ये भारत के सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे जब हमारे भारत में, आपको याद होगा, अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस समय मनसुख मांडविय भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनके मार्गदर्शन में रजिस्ट्रार जनरल, मैं रजिस्ट्रार जनरल के बारे में बता चुका हूँ, काम क्या करता है हमारे भारत में, जनगणना जो होती है इसी के मार्गदर्शन में होती है। तो इसके द्वारा आंकड़े दिए गए मात्र मृत्यु दर के। मात्र मृत्यु दर का मतलब आपको पता चल गया होगा, प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म के देने के दौरान या प्रेगनेंसी के आफ्टर 42 डेज, 42 दिनों के अंदर अंदर अगर किसी महिला की मृत्यु होती है तो उस आपकी मृत्यु को क्या बोला जाता है, मात्र मृत्यु दर कहते हैं। अब मात्र मृत्यु दर की जो गणना होती है वो प्रति, ये जरूर याद रखना, 1 लाख बच्चों के जन्म पर इसको आपके काउंट किया जाता है। यानी कि जैसे कई बार चीजें काउंट की जाती हैं 100 पर,
या 1000 पर, 1000 पर, ये काउंट की जाती है आपकी 1 लाख, 1 लाख बच्चों के जन्म पर ये मृत्यु दर आपकी काउंट की जाती है। अब इस रिपोर्ट में अगर हम बात करेंगे जो मातृ मृत्यु दर है, जो किसके द्वारा जारी की गई है, आपके रजिस्ट्रार जनरल, पंजीयन महापंजीयन अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में है ना। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो 2000 जो 14 थी, 2014 से 2016 तक भारत में प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म पर जो मातृ मृत्यु दर थी, मातृ मृत्यु दर वो थी हमारे भारत में 130। ये आंकड़ा आपको याद रहना चाहिए, वो 130 थी, वो 130 थी। अब नए आंकड़े जो जारी किए गए हैं, अब नए आंकड़ों के अनुसार है 2018 से 2020 के आंकड़े जारी किए गए। 2018 से 2020 में प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म पर जो मातृ मृत्यु दर है वो आपकी घटकर होगी 97। ये आंकड़ा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, सबसे ज्यादा संभावना है इसकी आने की। और इस समय हमारे भारत में 2016 से 2018 से 2020 के बीच जो है आपकी हमारी वो कितनी मातृ मृत्यु दर रही है, वो घटकर 130 से आपकी कितनी हो गई है, आपकी वो 97 हो गई आपकी, है ना। अब अगर हम इसकी परसेंटेज में बात करें तो मातृ मृत्यु दर जो है, मातृ मृत्यु दर वो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत में है, राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर है, वो है आपकी 6%, 6% है। यानी कि 6% का मतलब ये है कि ऐसी महिलाएं हमारे भारत में लगभग 6% महिलाओं की डेथ हो जाती है, जो या तो प्रेगनेंसी के दौरान अपने जान दे देती हैं, या बच्चे के जन्म के दौरान, या आफ्टर आपकी 42 डेज के आपकी हमारी बात वो अपने मृत्यु उनकी हो जाती है। तो आंकड़ा जरूर याद रहे, 2014 से 2016 के बीच में आंकड़ा था 130 प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म पर, और अब 2018 से 2020 के बीच में आंकड़ा जो जारी किया गया वो कितना है आपकी 97, आपकी घटकर कितना रह गया आपकी 97। अब इसका मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है भारत में आपकी हमारी इसकी जो दर है वो थोड़ा बहुत आपकी हमारी कितना है वो बेहतर इंप्रूवमेंट बताई गई है। अब अगर हम बात करेंगे इसकी, आंकड़ा जरूर लिख लें आप लोग, इतनी महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है, और ये दिसंबर माह की सबसे बड़ी खबर में इसको मानकर चल रहा है। अगर हम बात करें आपकी यूएनओ के आंकड़ों के अनुसार, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, तो यूएनओ के आंकड़ों के अनुसार ये कहा गया है कि मातृ मृत्यु दर जो है वो प्रति 1 लाख बच्चों पर, प्रति 1 लाख बच्चों पर वो 70 से कम होनी चाहिए, 70 से कम होनी चाहिए। ये आंकड़ा किसके द्वारा दिया गया है भैया, आपकी पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा है कि बाल मृत्यु दर जो, सॉरी मातृ मृत्यु दर जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो 70 आपकी हमारी से उससे कम होनी चाहिए प्रति, ये अंतरराष्ट्रीय आंकड़ा है। भारत में अभी इसका मतलब इससे ज्यादा है, 97 है, लेकिन फिर भी इंप्रूवमेंट करा हमने। अकॉर्डिंग ऑफ 2014 से 2016 के बीच में 130 था प्रति आपकी 1 लाख पर, और अब आपकी डिक्रीज होकर अब घटकर आपकी कितना हुआ है 97 हुआ है। अब इन वाले आंकड़ों में अगर हम बात करें तो हम भारत में देख लेते हैं, अब भी 2000 जो आपकी 18 से 2020 के जो आंकड़े दिए गए हैं, तो इन आंकड़ों में एक और बात बताई गई है कि हमारे भारत में अब भी अगर हम भारत में देखें तो मातृ मृत्यु दर जो है कि मातृ मृत्यु दर में अभी भी भारत में 11 राज्य ऐसे हैं, 11 राज्य ऐसे हैं जहां माताओं के लिए जोखिम की स्थिति बनी है अभी भी, ये है ना, जहां पर माताओं के लिए अभी भी जोखिम की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया 28, आपको बताओगे 28 राज्य हमारे भारत में टोटल मिलाकर, 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया वो 36 है, वो 36 है। इन 36 आपकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे भारत में बताया गया कि अब भी भारत में आपके कितने राज्य हैं, आपकी 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर माताओं को जो है अब भी आपकी जोखिम की स्थिति भरीपूर्ण बताया गया है। अब इन राज्यों में अगर हम बातें करें तो इस 2018 से 2020 की जो आपकी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में इन आंकड़ों में यह बताया गया है कि सर्वाधिक जो मातृ
मृत्यु दर वाला राज्य है, मृत्यु दर वाला जो हमारे भारत में सबसे पहले नंबर पर आपकी राज्य है, सबसे ज्यादा वाला वो असम है। और असम में अब भी मात्र मृत्यु दर आपकी 195, 195। ये आप जरूर याद करें, जो मात्र मृत्यु दर है अभी भी वो 195 है, वो 195 है। 195 वहां पर मात्र मृत्यु दर बताई। तो इतने हालात वहां पर भी खराब है अभी भी यानी वहां के हालात नहीं सुधरे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्वाधिक आपकी मात्र मृत्यु दर वाला राज्य में पहले स्थान पर आपकी कौन सा है? असम राज्य। इसमें सर्वाधिक सर्वाधिक मात्र मृत्यु दर में दूसरा जो राज्य है वो है आपकी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में है 173 मात्र मृत्यु दर। और उसके बाद भाई हमारे वाले राज्य का नंबर आता है उत्तर प्रदेश, इसका है 167। ये आंकड़े आप जरूर लिखें। पूरे भारत का 97 है, 97। सबसे ज्यादा वाला खतरा आपके असम में 195 बताया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश 173, 173 है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मात्र मृत्यु दर वाले राज्यों में कौन से नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है, और उसमें मात्र मृत्यु दर कितनी बताई गई? 167, 167 है। अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार यूएनओ ने कहा है कि मात्र मृत्यु दर आपकी 70 से कम होनी चाहिए। हमने इंप्रूवमेंट करा, 2014 से 16 के बीच में 130 था, लेकिन इंप्रूवमेंट करा हम लोगों ने, और हमारे यहाँ पर मात्र मृत्यु दर जो घटकर है आपकी वो 97, 130 से आपकी घटकर लाए। लेकिन फिर भी अभी भी ज्यादा है। कुछ राज्य हमारे भारत में ऐसे हैं जहां पर गंभीर खतरा बना हुआ है और वहां पर मात्र मृत्यु दर आपकी 100 से ज्यादा ऊपर है। तो 100 से ज्यादा ऊपर वाले आपकी हमारे कितने राज्य हैं? वो 11, यानी कि 11 राज्यों में जो है वो 100 से ऊपर जो है वो आपकी मात्र मृत्यु दर बताई गई है। इनमें सर्वाधिक वाला असम, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम जरूर याद रखना। अगर जो लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं उनके लिए आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश में आपकी मात्र मृत्यु दर जो है 167, 167 है। ऑल ओवर इंडिया में आपकी राष्ट्रीय स्तर पर मात्र मृत्यु दर की परसेंटेज आपकी कितनी है? 6% है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? महापंजीयन अधिकारी, रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी में जारी किए जाते हैं। पिछले वाले आंकड़े 2014 से 16 के लिए थे, अब वाले आंकड़े 2018 से 20 के लिए जारी किए गए है ना। रिपोर्ट का नाम मैं आपको बता ही चुका हूं। अब ये वाली अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये पूरी आपकी हमारी डिटेल हुई। अब इस वाली रिपोर्ट के बहाने यदि हम लोग बात करेंगे तो आप लोग पूरे आंकड़े आपकी हमारी अगर इसमें हम बात करें तो इसमें एक चीज और आपकी हमारी बताई गई है, और इसमें एक चीज ये बताई गई है कि ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करा, बहुत ज्यादा आपकी सुधार करा, जहां मात्र मृत्यु दर आपकी हमारी सबसे कम है। तो सबसे कम आपकी हमारी मात्र मृत्यु दर वाले अगर हम राज्यों में देखें तो सबसे कम मात्र मृत्यु दर जो है हमारे भारत में है ना, 2018 से 2020 तक की जो आपकी ये रिपोर्ट है, ये इस रिपोर्ट में सबसे कम जो मात्र मृत्यु दर वाला राज्य है, मात्र मृत्यु दर वाला जो राज्य है सबसे कम, वो पहले नंबर पर है आपकी इसमें केरल, और केरल में है मात्र आपकी 19। ये बहुत बेहतर स्थिति में 19 आपकी हमारी मात्र मौतें वहां पर आपकी हमारी होती है, तो 19 है। इसमें दूसरे नंबर पर है इसमें आपकी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ये आंकड़ा है आपकी 33। तीसरे नंबर पर है इसमें आपकी तेलंगाना, और तेलंगाना में ये आंकड़ा है 43। चौथे नंबर पर है इसमें आपकी आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में ये आंकड़ा जो है वो है आपकी भाई 45 ही है। तो सबसे कम मात्र मृत्यु दर वाले राज्यों में पहले नंबर पर केरल आता है, उसके बाद आपकी महाराष्ट्र आता है, उसके बाद तेलंगाना है, और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। सबसे ज्यादा वालों में असम, मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश। भारत में औसत आंकड़ा 97 है, पहले 130 था, अब घटा है आपकी अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार 70 से कम होना चाहिए। WHO ने कहा कि ऐसी कोई भी महिला जिसकी मृत्यु आपकी जब से वो प्रेगनेंसी पीरियड उसका स्टार्ट होता है और तब तक उसने बच्चे को जन्म दिया, और जन्म देने के 42 दिनों तक अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे मात्र मृत्यु दर की श्रेणी में आपकी रख दिया जाता है। ये पूरी रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में भी अगर हम बात करेंगे तो हमारी भारत सरकार के द्वारा कुछ आंकड़े और दिए गए हैं, उन आंकड़ों को भी आप लिखेंगे, है ना। अब अगर हम आपकी हमारी रिपोर्ट में बात करें तो इस रिपोर्ट में बताया गया 2018 से 2020 की जो मात्र मृत्यु दर है, इस रिपोर्ट में एक आंकड़ा ये दिया गया है कि यदि हमारे भारत में अगर हम कंपेयर करें एज के अकॉर्डिंग, आयु के आधार पर, तो जिन माताओं की आयु जो है वो 20 से 24 वर्ष के अंदर है,
यानी जो महिलाएं 20 से 24 वर्ष के आपकी हमारी दौर की हैं और ये प्रेग्नेंट हैं, ये आपकी माएँ बनती हैं, तो इनमें सर्वाधिक मृत्यु जो है वो इन्हीं की होती है और सर्वाधिक मृत्यु इनकी जो है वो आपकी 32% मृत्यु जो है वो इस एज की महिलाओं की होती है। तो 32% में सबसे ऊपर नंबर पर आपकी इसको रखा गया है। 20 से 24 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनमें 32% मृत्यु जो है वो इनकी होती है। उसके बाद यदि हम अगले आंकड़े की बात करें तो जिन महिलाओं की एज 25 वर्ष से और 29 वर्ष के बीच में है, 29 वर्ष के बीच में है, इनकी मात्र मृत्यु दर जो है, मात्र मृत्यु दर वो है आपकी 30%, वो आपकी 30% है, यानी कि इनकी आपकी जो है वो 30% है। तो और यदि अगर हम बात करेंगे जिनकी उम्र जो है आपकी वो 30 वर्ष से और 34 वर्ष के दौर में बीच में है, तो इनकी जो मात्र मृत्यु दर है वो है आपकी हमारी यहाँ पर थोड़ा बहुत आपकी हमारी डिक्रीजन है और ये आंकड़ा है आपकी 20%। तो ये 20 है, ये आपकी हमारी 30 है और ये आंकड़ा कितना बताया गया आपकी 32% आंकड़ा जो है ये आपकी बताया वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, क्योंकि कुछ महिलाएं हमारे भारत में ऐसी भी हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से और 19 वर्ष के बीच में है, इनकी भी शादी हो जाती है, तो इनकी जो मात्र मृत्यु दर है, मात्र मृत्यु दर है वो बताई गई है आपकी 6%। तो ये भी कुछ आंकड़े हैं, इनको भी हम मेमोराइज कर लें, ये भी आप लिखें। बड़े सीधे सपाट आंकड़े होते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि मात्र मृत्यु दर की गणना जो होती है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 1 लाख बच्चों के जन्म पर की। अंतरराष्ट्रीय में यूएनओ ने भी अपने आंकड़े अलग दिए हैं, डब्ल्यूएचओ ने इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कराई है। हमारे भारत में महापंजीयन अधिकारी इसके द्वारा आपकी हमारी जिम्मेदार होता है आंकड़े देने के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी में ये आपकी चीजें जो होती हैं वो वर्क करती हैं, वो काम। अब अगर इन्हीं चीजों को हम आपकी हमारी समझेंगे तो अब देखो पूरे टॉपिक के सिनेरियो में अगर हम इस चीजों को समझेंगे तो पूरे टॉपिक के सिनेरियो में सबसे बीच में जो आंकड़े देने वाली संस्था है वो आपकी आंकड़े देने वाली संस्था जो रहा, सॉरी अधिकारी रहा है, वो आपका रजिस्ट्रार जनरल अधिकारी जो होता है, ये इसके आपके हमारी बीच में रहा, इसमें फोकस रहा। अब मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में कोई भी आपके ऐसा व्यक्ति जिसके मार्गदर्शन में आपकी जनगणना की जाती है, जिसके मार्गदर्शन में हमारे भारत में सेंसस को अंजाम दिया जाता है, तो वो वाला अधिकारी कौन सा होता है? रजिस्ट्रार जनरल या महापंजीयन अधिकारी कहते हैं। तो अब आप लोगों को आपकी देखो यहीं से जीएस बननी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसकी चर्चा है तो अब आप लोगों को जनगणना पढ़नी चाहिए, है ना। जो जनगणना वाला टॉपिक होता है उसको आप लोग एक बार आपकी पढ़ लें, सेंसस वाला जो टॉपिक होता है उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जनगणना का मतलब होता है व्यक्तियों की गिनती करना, जनगणना कहलाता है, इंग्लिश में सेंसस कहते हैं। क्योंकि अब इसकी चर्चा है तो अब आपको ये चीज मेमोराइज करनी पड़ेगी या पढ़नी पड़ेगी, है ना। मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, किस दिन में पूरी एक क्लास जनगणना पर बनाएंगे हम लोग, डिटेल में मैं आप चीजों को समझाऊंगा कि व्हाट इज सेंसस, जनगणना होती है। मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। हमारे भारत में यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहली जो आपकी जनगणना है, सबसे पहली जनगणना वो 1872 ईस्वी में हुई और ये कराई गई थी आपकी लॉर्ड मेयो, है ना। लॉर्ड मेयो ने जनगणना कराई, लेकिन ये अनियमित जनगणना थी। अनियमित का मतलब ये होता है कि इसका कोई भी समय निश्चित नहीं था कि 1 वर्ष के बाद हो, 2 वर्ष के बाद हो, 5 वर्ष के बाद हो या 10 वर्ष के बाद हो। जो जो कोई फिक्स आपकी टर्म्स नहीं होता, निश्चित समय नहीं होता, तो उस वाली जनगणना को क्या बोला जाता है आपकी अनियमित कह देते हैं। लेकिन फिर भी अगर बूझी जाती है जनगणना का जनक किसे बोला जाता है तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1870 टू 1872 में। उसके बाद हमारे भारत में नियमित जो जनगणना है वो सबसे पहले 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में इसको आपकी किया गया। नियमित का मतलब होता है अब निश्चित समय हो गया, तो निश्चित समय का नियमित का मतलब अब ये कहा गया कि भारत में अब जो जनगणना है वो प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर आपकी की जाएगी। तो आफ्टर 10 इयर्स, 10 वर्षों के अंतराल पर की जाएगी, है ना। तो वो शुरुआत कब हुई? 1881 ईस्वी में। अब देखो इतना तो हम जानते ही है ना कि 10 वर्षों के अंतराल पर अगर जनगणना की जाएगी तो जो वृद्धि होगी, क्योंकि 10 वर्षों की अवधि को आपकी क्या बोला जाता है? दशक। तो उस वाली वृद्धि को क्या बोला जाएगा? दशकीय वृद्धि। तो उस वाली वृद्धि को क्या बोला जाएगा? दशकीय वृद्धि बोला जाएगा। डिकेड इंक्रीजन इसको बोल दिया जाएगा, क्योंकि 10 वर्षों तो नियमित की यहाँ से शुरुआत हुई, अनियमित की यहाँ से है। अब जब से लेकर हमारे भारत में प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर क्या की जाती है? आपकी जनगणना की जाती है। अब अगर हम भारत में बात करें तो अभी तक जो है 2011 ईस्वी में
ये 15वें नंबर की जनगणना थी। नंबर थोड़ा सा आप याद रखें, 15वें नंबर की जनगणना। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जनगणना जो होती है वो संघ सूची का विषय होता है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, सूची 3 प्रकार की होती है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। और अनुच्छेद भारतीय संविधान के 246 के तहत जनगणना को केंद्र सरकार को सौंपा गया है। ये वाली बात आप लोग ध्यान रखें, है ना। अब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 2011 ईस्वी में भारत के महापंजीयन जो अधिकारी थे, महापंजीयन अधिकारी, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, है ना, मुख्य जनगणना आयुक्त बोला जाता है, मुख्य जनगणना आयुक्त, महापंजीयन अधिकारी जो थे वो थे आपके 2011 ईस्वी में। और ये इनका नाम था सी चंद्रमौली। तो सी चंद्रमौली की अध्यक्षता में ये जनगणना आपकी कराई गई, है ना। 240 में केंद्र सरकार का संघ सूची का विषय होता है जनगणना जो होता है। अब 2011 में अगर हम बात करें तो दशकीय वृद्धि दर जो रही है भारत की 10 की वृद्धि दर जो रही है, इसको आप लिख लें, वो 17.7% आपकी बताई गई है। यानी कि 2001 की अपेक्षा जो है 2011 में जो जनसंख्या में आपकी वृद्धि हुई है उसको 10 की वृद्धि दर बोला गया और वो 17.7% आपकी रही है। अब जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के रीजन से उसको पोस्टपोन किया गया। अब नहीं पता कि कब भारतीय सरकार के द्वारा उस अगली जनगणना को आपकी कराया जाएगा, लेकिन अगली जनगणना जब भी होगी वो कौन से नंबर की होगी, वो 16वें नंबर की जनगणना हमारे भारत में की जाएगी, ठीक है ना। अब एक और आंकड़ा मैं आप लोगों को दे देता हूँ। देखो, ऐसे ही जीएस बनती है, मैं आप लोगों को बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस प्रकार क्यों नहीं पढ़ते, इस प्रकार आप कोशिश करें और ज्यादातर लोगों तक हमारे इस चैनल के बारे में जानकारी पहुंचाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग बाग आपकी शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करा करें, क्योंकि इस प्रकार शायद ही आपने किसी से आपकी हमारी सुना होगा कि पढ़ाई आपकी इस प्रकार भी की जाती है, जहां एक या दो या तीन तथ्यों से पूरा टॉपिक आपकी क्लैरिफाई हो जाता है और उसकी संभावना एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा होती है। अगर हम भारत में बात करें तो हमारे भारत में सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है, वो लिख लें। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर जो रही है आपकी, वो रही है आपकी भाई 1971 की जनगणना की, और यहाँ रही थी 24.80% भारत की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर रही है। ये बड़ी जरूरी है। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला आपकी हमारी जनगणना 1971 की जनगणना थी यहाँ पर, है ना। ये है हमारे भारत में। अगर हम बात करें तो एक आंकड़ा लिख लें, मैं वहां पर बताना चाह रहा था आप लोगों को, है ना। 2011 में सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर वाला राज्य है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य है, वो रहा है हमारे भारत में मेघालय। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, है ना। और सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य जो है, दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, वो हमारे भारत में रहा था नागालैंड। 2011 की जनगणना की हम बात करें, नागालैंड ये ऋणात्मक में रहने वाला हमारे भारत का एकमात्र था। यानी इनकी 10 की वृद्धि दर आपकी निगेटिव में, और निगेटिव में इनकी रही थी आपकी हमारी -0.06% वाली। यानी कि यहाँ की जनसंख्या पिछली 2001 की जनगणना के अनुसार घट गई थी। तो सर्वाधिक वाला मेघालय, सबसे कम वाला आपकी इसमें 10 की वृद्धि दर होगी वो नागालैंड। और ये क्वेश्चन आता भी बहुत ज्यादा है कि हमारे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य जहां 10 की वृद्धि दर आपकी ऋणात्मक रही है वो नागालैंड था, है ना। तो सबसे ज्यादा वाला किसमें रही है आपकी 1971 में। अगर हम बात करें 1921 की जनगणना जो है, जनगणना, है ना, इस वाली जनगणना को महाविभाजन वर्ष इंग्लिश में बोला जाता है आपकी ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। डिवाइडिंग ईयर इंग्लिश में इसको कहा जाता है। अब ग्रेट डिवाइडिंग ईयर या महाविभाजन वर्ष का मतलब ये होता है, ये आप याद रखना, 1921 की जनगणना को कहा जाता है। इसमें ये हुआ था कि 1911 की अपेक्षा भारत की जनसंख्या कम हो गई थी, भारत की जनसंख्या वो कम हो गई थी। और देखो, एशिया महाद्वीप के बहुत मुश्किल होता है कि जनसंख्या आपकी कम हो, इसी रीजन से इस वाली जनगणना को क्या बोला जाता है आपकी महाविभाजन वर्ष, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। इसमें यह हुआ था कि 1911 की अपेक्षा 1921 ईस्वी में जो जनसंख्या है, जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर वो -0.3% रही थी,
इस रीजन से। तो एकमात्र जनगणना जहां पर दशकीय वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक रही है यानी नेगेटिव रही है, वो कौन सी रही है आपकी, वो 1921 की जनगणना रही है और इसीलिए इसे महाविभाजन वर्ग से ग्रेड डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। तो कुछ फैक्टेबल आंकड़े हैं, आप लोग याद रखें आपकी हमारी इन चीजों को। बाकी जनगणना पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप लोगों से सजेशन है कि जनगणना वाले टॉपिक को आप शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ आप लोग सब ध्यान से आपकी हमारी इस वाले टॉपिक को मेमोराइज कर लें और पढ़ लें। ठीक है, अगली खबर पर हम लोग आते हैं। दिसंबर माह की एक सबसे बड़ी खबर जो आपकी हमारी मुझे लग रही थी, उस खबर पर आप लोग आपकी ध्यान से लिख लें। और एक व्यक्ति का भी हाल फिलहाल में देहांत हुआ था और उनका नाम था आपकी डोमोनिक नेपियर थे आपकी हमारी, है ना। एक व्यक्ति थे आपकी हमारी डोमोनिक लोपियर, ये एक व्यक्ति थे, इनका भी हाल फिलहाल में देहांत हुआ है ना। ये रहने वाले थे फ्रांस के और ये मूल रूप से साहित्यकार है ना, लिटरेचर से रिलेटेड थे यानी राइटर थे आपकी, और इनका भी देहांत हुआ है। और इनका नाम जरूर याद रखें क्योंकि भारत से इनका बड़ा महत्वपूर्ण लगाव रहा है। डोमोनिक लेपियर इनका नाम था। इन्होंने दो बड़ी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, उन किताबों के नाम आप लोग लिख लें। देखो, एक तो इनके द्वारा लिखी गई थी आपकी सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय इनके द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप लोग जानते हैं ना, हमारे भारत में सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है, कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है। ये आया भी था क्वेश्चन, इसको ध्यान रखें। तो इसी कोलकाता शहर के ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी और जिस वाली किताब का नाम था सिटी ऑफ जॉय। तो भारत से इनका बड़ा गहरा नाता रहा है, तो इसलिए इस रीजन से इनको याद रखना। एक और किताब है इनका और उस किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट। ये किताब इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के ऊपर लिखी है। देखो, मैं कह नहीं रहा था इनका लगाव रहा है भारत की स्वतंत्रता के ऊपर। जब से भारत में वायसराय बना था ना, लास्ट वाला अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और जब तक गांधी जी की हत्या हुई, गांधी जी की हत्या यानी कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, उसके बीच के की कहानी जो है वो इस किताब में प्रदर्शित की गई है। तो दो बड़ी महत्वपूर्ण किताबें भारत से संबंधित है, दोनों के नाम भी याद रखना, सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम ऑफ मिडनाइट। आपकी इन दोनों किताबों के रचयिता कौन थे भाई, वो रहे हैं फ्रांस के एक साहित्यकार और इनका नाम था डोमोनिक लेपियर, जिनका भी हाल फिलहाल में देहांत हो गया है। मैं कुछ और व्यक्तियों के आप लोगों को आपकी देहांत के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, इस रीजन से आप इनका भी थोड़ा सा आपकी हमारी ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो, अभी हाल फिलहाल में आपकी चाइना को लेकर भी आपकी हमारी कुछ न्यूज आ रही है, चाइना को लेकर भी आपकी कुछ हाल फिलहाल में चर्चा है। तो एक व्यक्ति थे, चीन के पूर्व राष्ट्रपति हैं जियांग, एक व्यक्ति है आपकी, जैसे चीन के इस समय राष्ट्रपति है ना शी जिनपिंग आपकी हमारी, तो ऐसे करके आपकी हमारी जियांग जेमी, ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे, चीन के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और इनका भी देहांत हो गया। चीन के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे, इनका देहांत हुआ है आपकी जियांग जेमिन, जियांग जेमिन। तो इनके बारे में भी ध्यान रखना। अब देखो, जैसे अगर चीन की चर्चा है तो आप लोगों को पता है ना कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। कम्युनिस्ट पार्टी को आपकी साम्यवादी कहते हैं, साम्यवादी, है ना। और इस समय चीन में राष्ट्रपति जो है आपको पता ही होगा, वो है आपकी शी जिनपिंग। ये वहां के जब तक ताउम्र वहां के ये प्रेसिडेंट बने रहेंगे, जब तक जीवित यही रहेंगे। अब एक और लिख लेना, चीन के अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री ली कियोंग बने हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ली कियोंग जो है वो चीन के आपकी प्राइम मिनिस्टर हैं, इस समय चीन के राष्ट्रपति ये हैं, और चीन के पूर्व राष्ट्रपति आपकी जियांग जोमिन, इनका हाल ही में आपकी क्या हुआ है, देहांत आपकी हो गया है। एक चीज जो मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, आपकी एक व्यक्ति और लिख लेना आप लोग थोड़ा सा। देखो, बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं आज की आपकी क्लास में, तो इसलिए आप लोग सीरियसली लें और इन्हें आप लिखें सारे। एक और व्यक्ति आपकी, इनका नाम था विक्रम गोखले। विक्रम गोखले ये बॉलीवुड के आपकी अभिनेता थे, पूर्व अभिनेता है ना, बॉलीवुड के पूर्व अभिनेता थे। इनका भी अभी हाल फिलहाल में आपकी देहांत हुआ है, तो इनके बारे में भी जानकारी आपको हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हाल ही में आपकी विक्रम गोखले का निधन हुआ है, किसी क्षेत्र से संबंधित थे। तो इनका क्षेत्र जो आएगा आपकी, वो किस क्षेत्र से रिलेटेड थे, आपकी मनोरंजन, ये वाली आपकी है ना, मनोरंजन क्षेत्र से आपकी ये रिलेटेड है।
अब देखो इनके बारे में मैं एक बड़ी खूबसूरत बात बता के जाता हूँ आप लोगों को। इनकी पूरी पीढ़ी जो है वो बॉलीवुड से रिलेटेड रही है। इनकी जो दादी रहा करती थी आपकी, है ना, उनका नाम था कमलाबाई गोखले। इनकी जो दादी थी, है ना, कमलाबाई गोखले, कमलाबाई गोखले, इनके बारे में ये कहा जाता है, आप लिख ही ले, कि ये बॉलीवुड की सबसे पहली महिला बाल कलाकार, चाइल्ड आर्टिस्ट जिसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है। तो सबसे पहली महिला बाल कलाकार होने का रिश्ता जो है वो आपकी विक्रम गोखले के परिवार से है। और कमलाबाई गोखले आपकी, इनकी जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी आपकी हमारी, वो सबसे पहली महिला बाल कलाकार के रूप में रही है। अब देखो, अगर इनकी माँ के बारे में, इनकी माता के बारे में बात करें तो उनका नाम था दुर्गाबाई। और दुर्गाबाई जो है ये सबसे पहली बॉलीवुड की आपकी महिला अभिनेत्री मानी जाती है। सबसे पहली बॉलीवुड की महिला अभिनेत्री जो है, ये भी आपको अच्छी बात पता चल गई, दुर्गाबाई है। और कमलाबाई गोखले सबसे पहली महिला है। और अभी हाल फिलहाल में विक्रम गोखले का निधन हो गया। इनका संबंध आपकी इन्हीं से रहा है। ठीक है, अब अगली खबर के रूप में यदि हम लोग बात करेंगे तो एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर होगी, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि इस साल अगर हम बात करेंगे आपकी, तो आपने सुना ही होगा कि हमारे 2000 दिसंबर में, है ना, 2022 ईस्वी में हमारे भारत के 2 राज्य थे। और उनमें से एक राज्य का नाम था भैया आपका गुजरात, है ना, और दूसरा राज्य था आपके हिमाचल प्रदेश। इन दोनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। और दोनों राज्यों में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो आपको पता होगा इन दोनों राज्यों में विधानसभा, है ना, विधानसभा इंग्लिश में आपकी असेंबली बोला जाता है, सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में बोला जाता है। वहां पर आपके चुनाव हुए तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर जब चुनाव हुए तो मैं आपको एक आंकड़े यहाँ पर बता के जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से इन आंकड़ों को आप सुने। गुजरात में टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या जो है, विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ पर, उनकी संख्या 182, 182। अब ये जो 2022 में आपकी चुनाव हुए हैं गुजरात में अगर हम बात कर रहे हैं तो इनमें 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। पिछले साल की अपेक्षा आपकी 57 सीटें अधिक हैं इनकी। यानी पिछली बार जो चुनाव हुए थे ना, उसमें 57 सीटें इनको ज्यादा मिली है पिछली बारों के चुनाव से। 156 सीटें आपकी मिली है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। अद्भुत बात है। और इन्होंने बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुमत के लिए, मेजोरिटी के लिए आपकी हमारी कितनी सीटें चाहिए थी, 92, तो बहुमत से भी बहुत ज्यादा आंकड़ा किसके द्वारा हासिल किया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसी चुनाव में अगर हम बात करें तो कांग्रेस को जो है वो मात्र 19 सीटें मिली है, 19 सीटें। और उन्हें 60 सीटें पिछली वर्ष की अपेक्षा उनकी जो है वो कम है। यानी उन्हें आपकी 19 सीटों से ही आपकी संतोष करना पड़ा है। और 60 सीटें, 19 नहीं, सॉरी, 17 सीटें हैं, कि 17 सीटें आपकी कांग्रेस को मिली है और उन्हें 60 सीटें पिछले आपके चुनावों की अपेक्षा कम मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहली बार इस चुनाव में भाग लिया था कांग्रेस में, और उन्हें आपकी 5 सीटें मिली है। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी को यहाँ लगभग आपकी 52.5% वोट मिला है। कांग्रेस को सीटें चाहे कमी है, लेकिन इनको वोट आपकी हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया था, 27.8% के आसपास यहाँ वोट शेयर हुआ है। और आम आदमी पार्टी के बारे में अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को आपकी 12.92%, 12.92% वोट शेयर हुआ है। और इसी के आधार पर आम आदमी पार्टी को आपकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। हमारी एक क्लास पूरी अपलोड है, उससे जाके एक बार आप देख लें। तो इसका मतलब लगातार सत्ता में कौन सी पार्टी आई है, आपकी भारतीय जनता पार्टी आई है। अब आप लिखें यहाँ पर जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात में लगातार लगातार ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लगातार 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आई है। सत्ता का मतलब होता है रूलिंग पार्टी। सत्ता में लगातार 7वीं बार वो आपकी आई है। कितनी सीटें जीतकर, आपकी 156 सीटें जीतकर पिछले वर्ष की अपेक्षा उन्हें कितनी सीटें ज्यादा मिली है, 57 सीटें। यानी पिछली बार उनके विधानसभा में 99 सीटें थी और इस बार आपकी 156 सीटें। अब गुजरात में जो मुख्यमंत्री बने हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर है, वो है आपकी भूपेंद्र पटेल। ये गुजरात के आपके मुख्यमंत्री बने हैं। ये 18वें नंबर के, ये नंबर जरूर याद रखें, 18वें नंबर के गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं ये। और भूपेंद्र पटेल जो है ये स्वयं लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री।
करते हैं तो स्वयं लगातार आपकी गुजरात के लगातार दूसरी बार भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री, नंबर के हिसाब से 18वें नंबर के, पार्टी कितनी बार सत्ता में आ गई है लगातार 7, ये रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी पार्टी ने किसी राज्य में ऐसा नहीं करा है। ये भारत की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है, पहली पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो किसी भी राज्य में आपकी लगातार 7वीं बार आपकी हमारी सत्ता में है। तो गुजरात में अब जैसे विधानसभा की चर्चा हो रही, तो आप विधानसभा पढ़ें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना दी गई है। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सीटें आपकी 500 और 60 हो सकती हैं, वो जाकर एक बार देखें। अब जैसे करके हम यहाँ बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम हिमाचल प्रदेश को भी देख लेते हैं, है ना। जो हिमाचल प्रदेश में 2022 में इलेक्शन हुई, तो आप लोग याद रखना, हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है, इस विधानसभा में अगर हम बात करें तो टोटल सीटें हैं वहां पर आपकी 68, 68 सीटें वहां पर है। अब इस साल जो 2022 में आपकी चुनाव हुए, इनमें से जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इससे आपकी सीटें प्राप्त हुई है वहां पर 40 सीटें जो है आपकी कांग्रेस को इस साल आपकी प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब वो मेजोरिटी में चली गई है ना, वो वहां पर आपकी हमारी मेजोरिटी में आ गई है। अब मेजोरिटी में आ गई है तो इन्हें आपकी पिछले साल की अपेक्षा 19 सीटें जो है वो अधिक प्राप्त, 19 सीटें जो है वो अधिक प्राप्त हुई है पिछले साल की अपेक्षा। पिछले साल की अगर हम 2022 में सॉरी अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो बीजेपी है आपकी हमारी, उसको जो सीटें आपकी हमारी प्राप्त हुई है वहां पर इस समय जो है वो 25 सीटें वहां पर उन्हें प्राप्त हुई हैं, और पिछले साल की अपेक्षा उनकी 19 सीटें जो है कम है ना। इसका मतलब यहाँ बीजेपी को बहुत कम सीटें मिली हैं। मेजोरिटी में कौन सी पार्टी आई है? कांग्रेस। पहले अगर पिछली बार बात करें तो पिछली हिमाचल प्रदेश में वहां बीजेपी आपकी सत्ता में, बीजेपी सत्ता में थी वहां पर, और वहां के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे आपकी जयराम ठाकुर, ये भाई, है ना, जयराम ठाकुर वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो पिछली बार आपकी बीजेपी सत्ता में थी, वो हार गई इस बार, और एक बार फिर सत्ता में आपकी कौन सी पार्टी है वहां पर आ गई है, राजनीतिक पार्टी आपकी, वो भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर कांग्रेस है। सीटें उन्हें इतनी मिली है, इतनी सीटें हैं, बाकी जो है वो अन्य पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिली है। अब लिख लेना, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी बने हैं उनका नाम है आपकी सुखविंदर, सुखविंदर सिंह सुक्खू, है ना। ये वहां के मुख्यमंत्री बने और ये 15वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश के, नंबर जरूर याद रखें। और वहां के जो डिप्टी सीएम बने हैं ना, जो उप मुख्यमंत्री जिनको हिंदी में बोला जाता है, वो बने हैं आपकी मुकेश अग्निहोत्री, मुकेश अग्निहोत्री जो है ये वहां के डिप्टी सीएम बने हैं। ये भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो इसका मतलब गुजरात में कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बना, यहाँ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपके बने हैं 15वें नंबर के, वो 18वें नंबर के, वहां टोटल सीटें 182, यहाँ 68 है, वहां सबसे ज्यादा आपकी बीजेपी को मिली है 156 सीटें, यहाँ कांग्रेस को 40 सीटें, वहां आपकी पहले बीजेपी थी, अब कांग्रेस आ गई, वहां पहले भी बीजेपी थी, अभी बीजेपी, ठीक है। एक और आंकड़ा जो मैं आप लोगों को आपकी दे देता हूं इसमें, वो भी पॉलिटिकल है, तो मेरे कहने से ना एक बार आप विधानमंडल वाला टॉपिक, विधानसभा वाला टॉपिक आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपकी बोलेंगे। देखो एक और आंकड़ा यह है कि हमारे भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है, वहां पर राष्ट्रीय राजधानी आपकी दिल्ली है ना, जो नई दिल्ली है आपकी, है ना, वहां पर एमसीडी के चुनाव हुए थे। एमसीडी का मतलब होता है आपकी हमारी म्युनिसिपल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी, इसके आपकी चुनाव हुए थे ना, इनको आपकी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव बोला जाता है ना, दिल्ली में इनको नगर निगम के चुनाव बोला जाता है, नगर। तो यहाँ पर टोटल आपकी जो सीटें थी, वार्ड की संख्या थी, वो थी आपकी 250। इन 250 में इस साल 2022 ईस्वी में आम आदमी पार्टी जो है उसे 134 सीटें आपकी प्राप्त, 134 सीटें आपकी, है ना। बीजेपी जो है इसे आपकी वहां पर मिली 104 सीट, जो कांग्रेस है उसे वहां पर मात्र 9 सीटों से आपकी संतोष करना पड़ा है, 9 सीटें उसे वहां पर मिली है। तो एमसीडी के नगर निगम के चुनाव जो हुए उनमें 250 सीटों में, अब दिल्ली में जो है, इसका मतलब दिल्ली में ये हुआ कि दिल्ली में जो है वो एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई, है ना, आम आदमी पार्टी। तो इसका मतलब राज्य में तो उनकी सरकार पहले से थी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, सबको पता होगा।
अब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई और उसने कितनी सीटें प्राप्त करी हैं? 134 सीटें हैं। बीजेपी पहले सत्ता में थी, उनकी 104 सीटें रह गई हैं। कांग्रेस की मात्र 9 सीटें, सबसे बड़ा नुकसान हुआ। अब आपको पता ही चल रहा होगा ना, बहुमत का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी, यानी बहुमत का मतलब मेजोरिटी का मतलब होता है हाफ प्लस वन, तो 126 सीटें चाहिए थी और इसका मतलब पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी वहां पर सत्ता में लौटी है। वहां लिख लेना आपकी, हमारी दिल्ली में पिछले 15 साल से, है ना, पिछले 15 साल से जो है वो भारतीय जनता पार्टी आपकी एमसीडी में वहां सत्ता में थी, एमसीडी। लेकिन इस बार आपकी सत्ता चेंज हुई है और कौन सी पार्टी सत्ता में आ गई है? वहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता में है। तो अब आप लोगों को कम से कम पढ़ लेना चाहिए कि नगर निगम क्या होते हैं, नगर पालिका क्या होती है, नगर पंचायत क्या होती है, क्योंकि शहर 3 प्रकार के होते हैं। गांव से कोई शहर कैसे बनता है, ये पूरा एक टॉपिक है। जो हमारे भारत में स्थानीय स्वशासन इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन भारतीय संविधान के भाग में क में दिया गया है। मेयर क्या होता है, उसके अतिरिक्त चेयरमैन क्या होता है, चेयरमैन क्या होता है, वार्ड मेंबर। अब इनकी चर्चा है तो अब आपको पढ़नी पड़ेगी। विधानसभा की है तो विधानसभा आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं होता, खाली जनरल अवेयरनेस ही आपकी जीएस के पूरे टॉपिक आपके क्लैरिफाई हो जाते हैं और वो बन जाते हैं। तो कृपया करके सभी लोग इन टॉपिकों को एक बार जाकर पढ़ लें, ध्यान से याद कर लें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपके लोगों तक सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आपसे आपकी पर डे चर्चा कर रहे हैं और मैंने आपसे कह ही दिया है कि आने वाले कुछ समय में हम लगातार आपके एक सब्जेक्ट को लेकर आपकी डिस्कशन आपसे करेंगे और वहां कोई ना कोई एक सब्जेक्ट से पर डे हम बात करा करेंगे। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस से कैसे जीएस बनती है, कम से कम मैं आपको ये बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी मेथड पर आप सब लोग आपकी काम करें। आने वाले समय में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, नई समय नई तथ्यों के आधार पर, लेकिन हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं। इन्हीं आशाओं और गुजारिश के साथ आप एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपनी अच्छी से पढ़ाई करते रहिए।